नमस्कार। आज हम उत्तराखंड के स्कूली शिक्षा विभाग के अंदर झांक रहे हैं। समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस बड़े से विभाग में कौन क्या करता है, कौन से अधिकारी किन कामों के लिए जिम्मेदार हैं। हमारे पास कुछ आधिकारिक दस्तावेज हैं जिनमें इन भूमिकाओं का ब्यौरा दिया गया है। तो आज का हमारा मकसद है इस पूरी व्यवस्था को गहराई से समझना, सबसे ऊपर बैठे महानिदेशक से लेकर ब्लॉक स्तर पर काम कर रहे अधिकारियों तक। चलिए परत दर परत इसे खोलते हैं। बिल्कुल, और ये जानना उन सबके लिए बहुत काम का है जो किसी न किसी तरह से शिक्षा व्यवस्था से जुड़े हैं, चाहे वो माता पिता हों, शिक्षक हों, या फिर बस ये जानने में रुचि रखते हों कि सरकारी विभाग काम कैसे करते हैं। इससे एक साफ तस्वीर मिलेगी कि मतलब फैसले कैसे लिए जाते हैं और योजनाएं जमीन पर कैसे उतरती हैं। तो शुरुआत करते हैं सबसे ऊपर से, महानिदेशक यानी डायरेक्टर जनरल। इन दस्तावेजों के हिसाब से इनकी मुख्य भूमिका क्या है? महानिदेशक, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, वो पूरे स्कूली शिक्षा विभाग के कह सकते हैं मुखिया होते हैं। हाँ। इनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है राज्य स्तर की सभी शैक्षिक योजनाओं पर नजर रखना और ये सुनिश्चित करना कि वो सही दिशा में चले। साथ ही विभाग के जो 3 मुख्य अंग हैं, माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय और SCERT यानी एकेडमिक शोध और प्रशिक्षण निदेशालय जी। इन तीनों के निदेशकों के बीच तालमेल बिठाना भी इनका एक बहुत अहम काम है। अच्छा। इसके अलावा जो बड़े प्रशासनिक अधिकारी हैं, मतलब ग्रुप A और B के अफसर, उनसे जुड़े सेवा के जो प्रमुख मामले होते हैं वो यही देखते हैं। सरकार के साथ लगातार संपर्क बनाए रखना, सर्व शिक्षा अभियान SSA और साक्षरता जैसे बड़े कार्यक्रमों को संभालना, केंद्र और राज्य सरकार से मिलने वाली आर्थिक मदद वाली योजनाओं की निगरानी करना, और हाँ, एक और जरूरी बात, 1 करोड़ रुपए से ज्यादा के बजट या योजनाओं को मंजूरी देकर सरकार को भेजना भी इनके काम का हिस्सा है। और जो दफ्तर के कर्मचारी हैं, मिनिस्ट्रियल स्टाफ जिसे कहते हैं, उनके तबादले और प्रमोशन पर अंतिम मोहर भी यहीं से लगती है। तो एक तरह से कहें तो पूरे विभाग का कुशल संचालन इनकी ही निगरानी में होता है। काफी बड़ा कार्यक्षेत्र है। इनकी मदद के लिए कौन होता है? यहाँ अपर निदेशक या राज्य परियोजना निदेशक का जिक्र है? हाँ, अपर निदेशक या राज्य परियोजना निदेशक आप कह सकते हैं, महानिदेशक के एक तरह से सेकंड इन कमांड जैसे काम करते हैं। खास तौर पर राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान यानी RMSA, जो माध्यमिक शिक्षा से जुड़ा एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, उसकी सीधी जिम्मेदारी इनके पास होती है। ये महानिदेशक द्वारा सौंपे गए दूसरे कामों को भी देखते हैं, तीनों निदेशालयों से तालमेल रखते हैं, जरूरी बैठकों में विभाग का प्रतिनिधित्व करते हैं, और हाँ, सूचना का अधिकार यानी RTI के तहत ये अपीलीय प्राधिकारी भी होते हैं। अच्छा, यानी फर्स्ट अपील यहाँ आती है। जी, और अगर विभाग से जुड़ा कोई कोर्ट केस है तो कानूनी सलाहकारों को जरूरी निर्देश देना भी इनका काम है। ठीक है। महानिदेशक और अपर निदेशक के बाद आते हैं संयुक्त निदेशक। जी। निदेशालय स्तर पर इनका क्या काम है? संयुक्त निदेशक का मुख्य काम भी समन्वय यानी कोऑर्डिनेशन का है, खासकर तीनों निदेशालयों के बीच। इसके अलावा जो प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं, उनके सर्विस रिकॉर्ड और पोस्टिंग मतलब स्थापना से जुड़े मामले ये देखते हैं। साथ ही इन्हें विभाग का नामित लोक सूचना अधिकारी यानी PIO भी बनाया जाता है। यानी RTI आवेदनों का जवाब देना। बिल्कुल, RTI आवेदनों का जवाब देने की जिम्मेदारी इनकी होती है। और एक पद है उपनिदेशक स्टाफ ऑफिसर। ये क्या देखते हैं? इनकी भूमिका मुख्य रूप से ऑफिस के कामकाज, जिसे कार्यालय स्थापना या ऑफिस एस्टैब्लिशमेंट कहते हैं, उसे देखने की है। ये आहरण एवं वितरण अधिकारी यानी DDO के तौर पर भी काम करते हैं, मतलब विभाग के वित्तीय लेन देन जैसे सैलरी वगैरह निकालना। और स्टाफ ऑफिसर के रूप में ये महानिदेशक के सहायक की तरह भी काम करते हैं और उनके दिए गए निर्देशों का पालन करते हैं। आजकल डेटा और तकनीक का जमाना है। MIS अधिकारी का क्या रोल है? हाँ, बिल्कुल सही कहा। MIS यानी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये अधिकारी विभाग के डेटा मैनेजमेंट के प्रमुख होते हैं। इनका काम है सभी निदेशालयों और योजनाओं से जुड़े आंकड़े इकट्ठा करना, उन्हें व्यवस्थित करना और जरूरत पड़ने पर उपलब्ध कराना। विभाग का जो एजुकेशन पोर्टल है उसे चलाना और अपडेट रखना भी इनकी ही जिम्मेदारी है। अच्छा, तो ये तो हुई निदेशालय की ऊपरी संरचना।
अब जरा माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के अंदर चलते हैं। यहाँ की निदेशक की क्या भूमिका है? निदेशक माध्यमिक शिक्षा अपने निदेशालय यानी डायरेक्टरेट के प्रमुख होते हैं। इनकी जिम्मेदारी माध्यमिक शिक्षा यानी आमतौर पर कक्षा 9 से 12 तक की जो पढ़ाई है उससे जुड़े सभी मामले देखना है, जैसे स्कूलों के प्रधानाचार्यों के प्रमोशन के प्रस्तावों को आगे बढ़ाना, या फिर जो शिक्षक और दूसरे स्टाफ हैं समूह ग वाले, उनके सेवा संबंधी मामलों को नियमों के अनुसार महानिदेशक के जरिए सरकार तक पहुंचाना। वे जिले और राज्य स्तर पर माध्यमिक शिक्षा के बजट और योजनाओं की समीक्षा करते हैं और ये सुनिश्चित करते हैं कि योजनाएं ठीक से लागू हों। अपने निदेशालय के दफ्तर के कर्मचारियों पर भी इनका नियंत्रण होता है। माध्यमिक निदेशक की मदद के लिए एक अपर निदेशक मुख्यालय भी हैं। इनके क्या काम है? हाँ, अपर निदेशक मुख्यालय कई महत्वपूर्ण काम देखते हैं, जैसे स्कूलों में लेक्चरर यानी प्रवक्ता संवर्ग की नियुक्ति के लिए ये अपॉइंटिंग अथॉरिटी होते हैं। आरटीआई कानून के तहत ये पहले अपील सुनने वाले अधिकारी भी हैं। निदेशक के कामों में मदद करना, ऑफिस के कामकाज पर नियंत्रण रखना, प्रमोशन से जुड़े काम देखना, और जो सहायक अध्यापक एलटी और लेक्चरर हैं उनके एक मंडल से दूसरे मंडल में तबादलों को देखना भी इनकी जिम्मेदारी है। ठीक है। माध्यमिक शिक्षा में 2 संयुक्त निदेशक भी हैं, संयुक्त निदेशक 1 और संयुक्त निदेशक 2। क्या इनके काम अलग अलग बटे हुए हैं? हाँ, इनके काम बटे हुए हैं, बिल्कुल। संयुक्त निदेशक 1 ज्यादातर उन माध्यमिक स्कूलों के मामले देखते हैं जो सरकार से सहायता प्राप्त हैं, जिन्हें अशासकीय सहायता प्राप्त कहते हैं। इसके अलावा प्लानिंग और बजट से जुड़े काम, अकादमिक संस्थानों से तालमेल, स्कूलों में होने वाली गतिविधियां जैसे एनएसएस, एनसीसी, खेलकूद, स्काउट गाइड वगैरह, इनकी देखरेख है। अच्छा। वहीं संयुक्त निदेशक 2 मुख्य रूप से मानव संसाधन यानी एचआर पर फोकस करते हैं, जैसे एलटी, शिक्षकों और प्रवक्ताओं की नौकरी से जुड़े मामले, सर्विस बुक, पोस्टिंग वगैरह। निदेशालय के जो क्लर्क और दूसरे ऑफिस स्टाफ हैं उनके सेवा संबंधी मामले, और समूह ख और ग के जो राजपत्रित अधिकारी हैं उनके सर्विस मैटर्स देखना, कोर्ट केस जैसे मामलों की पैरवी करना, और निदेशालय के आरटीआई सेल के लोक सूचना अधिकारी का काम भी यही देखते हैं। माध्यमिक शिक्षा में कई उपनिदेशक भी नजर आ रहे हैं। क्या हम संक्षेप में समझ सकते हैं कि ये अलग-अलग उपनिदेशक किन मुख्य क्षेत्रों को संभालते हैं? बिल्कुल। देखिए, माध्यमिक शिक्षा निदेशालय में काम को और बारीकी से बांटा गया है। यहाँ कई उपनिदेशक हैं। एक तो है एचआर यानी मानव संसाधन के लिए, ये शिक्षकों मतलब समूह ग और ख दोनों के सेवा मामलों को देखते हैं, जैसे छुट्टी, पेंशन, प्रमोशन, सीनियरिटी लिस्ट, कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही हो, या फिर उनकी गोपनीय रिपोर्ट जिसे एसीआर कहते हैं, वो सब। जी। दूसरे एचआर उपनिदेशक हैं जो शिक्षणेतर कर्मचारियों यानी जो नॉन टीचिंग स्टाफ हैं, क्लर्क, चतुर्थ श्रेणी स्टाफ, ड्राइवर वगैरह, उनके सेवा मामलों को देखते हैं। उनका जीपीएफ, पेंशन, ये सब मैनेज करते हैं। अच्छा। फिर एक उपनिदेशक अकादमिक और कानूनी मामलों के लिए हैं। इनका काम है पाठ्यक्रम लागू करवाना, स्कूल लाइब्रेरी, राज्य या राष्ट्रीय स्तर के आयोजन जैसे साइंस फेयर वगैरह, कानूनी मामले देखना, निजी स्कूलों के मुद्दे, बोर्ड से मान्यता यानी एफिलिएशन, ये सब। ठीक। एक नियोजन एवं बजट उपनिदेशक है। जैसा नाम से ही पता चल रहा है, ये वार्षिक योजनाएं बनाते हैं, बजट प्रस्ताव तैयार करते हैं, खर्च पर नजर रखते हैं, और MIS यानी एजुकेशनल डेटा जैसे DISC डेटा, उसका प्रबंधन करते हैं। राइट। एक आरटीआई के लिए समर्पित उपनिदेशक है। ये लोक सूचना अधिकारी के तौर पर काम करते हैं और आरटीआई अपीलों को संभालते हैं। और एक उपनिदेशक छापना भी है जो निदेशालय के प्रिंटिंग प्रेस से जुड़े काम देखते हैं। वाह, काफी विस्तृत बंटवारा है कामों का। माध्यमिक शिक्षा के लिए एक अलग से राज्य विद्याधिकारी भी हैं। जी, राज्य विधि अधिकारी माध्यमिक शिक्षा का मुख्य काम माध्यमिक शिक्षा निदेशालय से जुड़े कोर्ट केस देखना, कानूनी सलाह देना और कानूनी दस्तावेज जैसे कोई काउंटर एफिडेविट वगैरह तैयार करना है। ठीक है, ये माध्यमिक शिक्षा का खाका कुछ समझ आया। अब इसी तरह प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय को देखते हैं। यहाँ निदेशक की क्या भूमिका है? निदेशक प्रारंभिक शिक्षा ठीक माध्यमिक निदेशक की तरह ही अपने निदेशालय के प्रमुख होते हैं। बस इनका फोकस प्रारंभिक शिक्षा यानी आम तौर पर कक्षा 1 से 8 तक पर होता है।
इस स्तर की शिक्षा से जुड़े सभी मामलों का प्रबंधन करना, दूसरे निदेशालयों से तालमेल रखना और अध्यापक पात्रता परीक्षा टेट का सही से आयोजन सुनिश्चित करना इनकी मुख्य जिम्मेदारियां हैं। और हाँ, अपने दफ्तर के स्टाफ पर इनका नियंत्रण तो होता ही है। प्रारंभिक शिक्षा के लिए भी अपर निदेशक मुख्यालय हैं। इनके काम माध्यमिक वाले अपर निदेशक से कितने अलग हैं? कुछ काम तो मिलते जुलते हैं, जैसे आरटीआई में पहले अपील सुनना और एससीईआरटी से तालमेल रखना, लेकिन इनके कुछ खास काम भी हैं, जैसे मध्याह्न भोजन योजना यानी मिड डे मील स्कीम की पूरी निगरानी करना, जो प्राथमिक स्कूलों के लिए बहुत जरूरी योजना है। हाँ, ये तो बहुत बड़ी योजना है। जी, साथ ही ऑफिस के कुछ खास पदों जैसे मुख्य सहायक, प्रशासनिक अधिकारी, ड्राइवर आदि की नियुक्ति, तबादले और अनुशासनात्मक कार्रवाई का अधिकार इनके पास होता है। स्कूल बिल्डिंग और दूसरी सुविधाओं के निर्माण कार्यों पर नजर रखना भी इनकी जिम्मेदारी है। प्राथमिक शिक्षा में भी 2 संयुक्त निदेशक हैं। क्या इनके काम भी माध्यमिक की तरह बटे हैं? हाँ, काफी हद तक वैसा ही बंटवारा यहाँ भी है। संयुक्त निदेशक 1 जो सहायता प्राप्त प्रारंभिक स्कूल हैं, उनके मामले प्लानिंग और बजट, अकादमिक तालमेल और सबसे जरूरी शिक्षा का अधिकार अधिनियम यानी आरटीई से जुड़े काम देखते हैं। आरटीई का कार्यान्वयन जी, और संयुक्त निदेशक 2 शिक्षकों और ऑफिस स्टाफ के एचआर मामले, कोर्ट केस, खेलकूद जैसी गतिविधियां और आरटीआई के लिए लोक सूचना अधिकारी का काम संभालते हैं। और प्रारंभिक शिक्षा के उपनिदेशक, यहाँ भी कई सारे पद दिख रहे हैं। ये तो काफी जटिल लग रहा है। हाँ है तो, लेकिन काम के हिसाब से बांटा गया है। देखिए, यहाँ भी उपनिदेशक स्तर पर काम बटे हैं। एक उपनिदेशक हैं एचआर शैक्षिक। ये प्राथमिक और जूनियर हाई स्कूल के शिक्षकों के सेवा मामले देखते हैं, जैसे उनका समायोजन, तबादले, शिकायतें, जांच, पैरा टीचर और शिक्षा मित्र से जुड़े सारे काम। ठीक है। दूसरे उपनिदेशक हैं एचआर शिक्षणेत्तर। ये ऑफिस के क्लर्क, चतुर्थ श्रेणी स्टाफ और ड्राइवरों के सेवा मामले, उनकी पेंशन, जीपीएफ, सैलरी फिक्सेशन, ऑफिस की व्यवस्था और स्टोर मैनेजमेंट वगैरह देखते हैं। अच्छा। फिर एक उपनिदेशक है जो अकादमिक निगरानी, कानूनी और आरटीआई मामलों को एक साथ देखते हैं। इनका काम तो बहुत फैला हुआ है। आरटी लागू करवाना, मुफ्त किताबों का वितरण, बच्चों की संख्या का रिकॉर्ड रखना, पाठ्यक्रम देखना, खेलकूद, स्काउट गाइड, एनजीओ से समन्वय, निजी स्कूलों के मामले, कानूनी केस, आरटीआई, विधानसभा प्रश्न, सब कुछ। बाप रे, ये तो बहुत कुछ हो गया एक ही अधिकारी के पास। जी, काफी जिम्मेदारियां हैं। और फिर एक उपनिदेशक है अर्थ एवं प्रोक्योरमेंट के। ये वित्त, बजट, स्कूल बिल्डिंग का निर्माण, योजनाओं का पैसा जारी करना, स्कूलों का दर्जा बढ़ाना यानी अपग्रेडेशन, नए पद बनाना, कंप्यूटर शिक्षा, MIS DISE डेटा ऑडिट, ये सब काम देखते हैं। क्या प्रारंभिक शिक्षा के लिए भी अलग विधि अधिकारी हैं? हाँ, प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय के लिए भी एक विधि अधिकारी है जो इस निदेशालय से जुड़े कोर्ट केस, विधानसभा या लोकसभा के प्रश्न, आरटीए और आरटीआई से जुड़े कानूनी पहलुओं को देखते हैं। और जो संबंधित लोक सूचना अधिकारी हैं, उनके काम पर भी ये नियंत्रण रखते हैं। चलिए अब आते हैं SCERT यानी राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद पर। ये नाम अक्सर सुनने में आता है। यहाँ के निदेशक की क्या भूमिका है? SCERT, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, राज्य में स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता, पाठ्यक्रम, शिक्षकों की ट्रेनिंग और शैक्षिक अनुसंधान मतलब रिसर्च के लिए जिम्मेदार मुख्य संस्था है। इसके निदेशक इस पूरी संस्था के प्रमुख होते हैं और जो हर जिले में डाइट्स होते हैं ना, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। हाँ, डाइट। जी, डाइट भी इन्हीं के नियंत्रण में आते हैं। इनका मुख्य काम प्रारंभिक और माध्यमिक दोनों स्तरों पर अकादमिक कामों में तालमेल बिठाना और SCERT और डाइट्स के स्टाफ का प्रबंधन करना है। SCERT में भी अपर निदेशक और संयुक्त निदेशक हैं। हाँ, SCERT में निदेशक की मदद के लिए अपर निदेशक हैं, जो दिन प्रतिदिन के कामकाज और अकादमिक समन्वय को देखते हैं। फिर संयुक्त निदेशक हैं, जिनके काम बटे हुए हैं। एक संयुक्त निदेशक प्रशासन है, जो SCERT के ऑफिस मैनेजमेंट, फाइनेंस, DDO का काम और खरीदारी का काम देखते हैं। अच्छा। एक संयुक्त निदेशक अकादमिक शोध एवं मूल्यांकन है। इनका काम है पाठ्यक्रम विकास करना, NCF के आधार पर ट्रेनिंग मॉड्यूल बनाना जैसे CCE पर, शैक्षिक रिसर्च करना और मूल्यांकन प्रणालियों में सुधार लाना। और एक संयुक्त निदेशक
पाठ्य पुस्तक एवं प्रशिक्षण है। ये कक्षा 1 से 12 तक की किताबों को बनवाने, छपवाने या खरीदने का काम देखते हैं और इसके लिए एनसीईआरटी नई दिल्ली से भी तालमेल रखते हैं। ये शिक्षकों के लिए ट्रेनिंग भी आयोजित करवाते हैं। एससीईआरटी में विषयवार उपनिदेशक भी हैं। बिल्कुल, एससीईआरटी में अलग अलग विषयों के लिए उपनिदेशक होते हैं, जैसे प्रारंभिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, विज्ञान गणित, शिक्षक शिक्षा, मनोविज्ञान निर्देशन, शैक्षिक तकनीक यानी एडटेक, पाठ्य पुस्तकें और भाषाएं, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, ये सभी अपने अपने विषय क्षेत्र में पाठ्यक्रम, ट्रेनिंग, मॉड्यूल बनाने और उनको लागू करवाने का काम करते हैं। एक और संस्था का नाम है सीमैट, राज्य शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान। यहाँ अपर निदेशक क्या करते हैं? सीमेट का फोकस शिक्षा के प्रबंधन और नियोजन यानी प्लानिंग और मैनेजमेंट पर होता है। यहाँ के अपर निदेशक इस संस्थान के प्रमुख होते हैं और शिक्षा विभाग के प्रशासक को, जैसे प्रिंसिपल या दूसरे अधिकारी, उनके लिए ट्रेनिंग कार्यक्रम बनाते हैं। ये शैक्षिक योजना और प्रबंधन पर रिसर्च करवाते हैं, पत्रिकाएं निकालते हैं और राष्ट्रीय या राज्य स्तर की बैठकों में विभाग का प्रतिनिधित्व करते हैं। आरटीआई के तहत ये भी अपीलीय अधिकारी होते हैं। सीमेट में भी संयुक्त निदेशक हैं। हाँ, यहाँ 2 मुख्य विभागों के लिए संयुक्त निदेशक हैं। एक नीति, नियोजन और प्रबंधन विभाग देखते हैं, जो प्लानिंग, पॉलिसी बनाने में मदद और डेटा मैनेजमेंट का काम करते हैं। दूसरे शोध, मूल्यांकन और शैक्षिक तकनीकी विभाग देखते हैं, जो रिसर्च, मूल्यांकन, ट्रेनिंग और शिक्षा में नई तकनीक को बढ़ावा देने का काम करते हैं। चलिए अब निदेशालय स्तर से नीचे उतरकर मंडल यानी डिविजनल स्तर पर आते हैं। यहाँ माध्यमिक शिक्षा के लिए मंडलीय अपर निदेशक के क्या काम है? अपने मंडल में माध्यमिक शिक्षा के प्रमुख होते हैं। एलटी ग्रेड शिक्षकों की नियुक्ति और उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई का अधिकार इनके पास होता है। शिक्षकों और कर्मचारियों का जिले के अंदर तबादला ये कर सकते हैं और एक मंडल से दूसरे मंडल में तबादले के प्रस्ताव निदेशालय भेजते हैं। ये अपने अधीन आने वाले दफ्तरों और स्कूलों का निरीक्षण करते हैं, शिकायतों की जांच करते हैं और जिला स्तर के अधिकारियों के कामों की निगरानी भी करते हैं। अच्छा, और प्रारंभिक शिक्षा के लिए भी मंडलीय अपर निदेशक होते हैं? जी हाँ, इनकी भूमिका भी माध्यमिक वाले अपर निदेशक जैसी ही होती है, लेकिन प्रारंभिक शिक्षा के संदर्भ में। ये प्राथमिक स्कूलों के सहायक अध्यापकों का जिले के अंदर तबादला करते हैं और अंतर मंडलीय तबादलों के प्रस्ताव निदेशालय भेजते हैं। ये भी अपने अधीन स्टाफ का अवकाश स्वीकृत करते हैं, कुछ श्रेणियों को छोड़कर दफ्तरों और स्कूलों का निरीक्षण करते हैं, शिकायतों की जांच करते हैं और योजनाओं जैसे मिड डे मील के कार्यान्वयन पर नजर रखते हैं। अब आते हैं जिला स्तर पर। यहाँ मुख्य शिक्षा अधिकारी यानी सीईओ का पद सबसे बड़ा लगता है। इनकी क्या जिम्मेदारियां हैं? अब बिल्कुल सही कह रहे हैं। मुख्य शिक्षा अधिकारी जिले में स्कूली शिक्षा के कह सकते हैं कप्तान होते हैं। जिले के दोनों मुख्य शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक और प्रारंभिक, जिन्हें डीईओ कहते हैं, और जिले के डीआईटी के प्रिंसिपल, ये तीनों सीओ के अधीन काम करते हैं और सीओ इनके बीच तालमेल बिठाते हैं। जिले में शिक्षा की गुणवत्ता की पूरी जिम्मेदारी सीईओ की होती है। स्कूलों का निरीक्षण करना, शिक्षकों और छात्रों की उपस्थिति सुनिश्चित करना, पढ़ाई का स्तर सुधारना, मासिक बैठकें करना, स्कूलों को मान्यता देने या उनका स्तर बढ़ाने के प्रस्ताव सरकार को भेजना, आरटीई कानून का सही से पालन करवाना, ये सब इनके महत्वपूर्ण काम हैं। सहायता प्राप्त स्कूलों के प्रबंधन और आरटीआई मामलों में ये पहले अपील सुनने वाले अधिकारी भी होते हैं। सीओ के नीचे माध्यमिक शिक्षा के लिए जिला शिक्षा अधिकारी डीओ सेकेंडरी हैं। ये क्या करते हैं? डीओ माध्यमिक का मुख्य फोकस जिले के माध्यमिक स्कूलों पर होता है। इनका काम है ये सुनिश्चित करना कि 6 से 14 साल के सभी बच्चे स्कूल में नामांकित हों और नियमित रूप से आएं। स्कूलों में जरूरी सुविधाएं उपलब्ध करवाना, आरएमएसए जैसे कार्यक्रमों को लागू करवाना, सहायता प्राप्त स्कूलों की निगरानी करना, स्कूलों का निरीक्षण करना, छात्रवृत्तियों को बढ़ावा देना, जिला, राज्य या राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताएं आयोजित करवाना, शिक्षकों के पुरस्कारों के लिए नाम भेजना, परीक्षाएं आयोजित करवाना, कोर्ट केस में विभाग का पक्ष रखना और शिक्षकों की वरिष्ठता सूची बनाना इनके मुख्य काम है। और प्रारंभिक शिक्षा के लिए डीओ प्राइमरी। डीईओ का फोकस प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों यानी कक्षा 1 से 8 पर होता है।
इनका काम भी बच्चों का नामांकन और उपस्थिति सुनिश्चित करना, स्कूलों में सुविधाएं मुहैया कराना है। ये जिले में मिड डे मील योजना के नोडल अधिकारी होते हैं। स्कूलों का नियमित निरीक्षण करना, ब्लॉक स्तर के अधिकारियों के निरीक्षणों की निगरानी करना, प्रारंभिक शिक्षा की योजनाएं बनाना, दूसरे जिले से आने वाले बच्चों के ट्रांसफर सर्टिफिकेट पर काउंटर साइन करना, छात्रवृत्ति बांटना, खेल कूद जैसी गतिविधियां करवाना और परीक्षाओं का प्रबंधन करना इनकी जिम्मेदारी है। ये प्रारंभिक शिक्षा से जुड़े मामलों के लिए लोक सूचना अधिकारी भी होते हैं। अच्छा, अब सबसे आखिर में ब्लॉक स्तर पर चलते हैं। यहाँ खंड शिक्षा अधिकारी बीईओ होते हैं। इनका काम क्या है? ये तो बिल्कुल जमीनी स्तर पर काम करते होंगे। बिल्कुल, खंड शिक्षा अधिकारी बीओ शिक्षा व्यवस्था के जमीनी स्तर की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी हैं। ये अपने ब्लॉक के सभी स्कूलों के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार होते हैं। इनका काम है ये देखना कि 6-14 साल के सभी बच्चे स्कूल आ रहे हैं या नहीं, उन्हें आरटीई के तहत किताबें, यूनिफॉर्म, मिड डे मील जैसी सुविधाएं मिल रही हैं या नहीं। ये स्कूलों का लगातार निरीक्षण करते हैं। खासकर दूर दराज के इलाकों में तो इन्हें हफ्ते में कम से कम 2 दिन जाना होता है। ब्लॉक स्तर पर शिक्षकों की ट्रेनिंग और मदद के लिए जो संकुल केंद्र CRC और ब्लॉक संसाधन केंद्र BRC होते हैं, उनकी निगरानी करते हैं। जी, स्कूलों की मान्यता से जुड़े मामले ये DEO को भेजते हैं, ब्लॉक स्तर की परीक्षाएं करवाते हैं, छात्रवृत्ति बंटवाते हैं। सर्व शिक्षा अभियान SSA और RMSA जैसी योजनाओं को ब्लॉक स्तर पर लागू करवाते हैं। शिक्षकों और छात्रों की हाजिरी सुनिश्चित करते हैं। और शिक्षकों से जुड़े काम जैसे छुट्टी वगैरह। हाँ, ये शिक्षकों की कुछ खास तरह की छुट्टियां जैसे आकस्मिक अवकाश या प्रतिबंधित अवकाश मंजूर करते हैं। उनके सर्विस रिकॉर्ड बनाते हैं और मेंटेन करते हैं। स्कूल बिल्डिंग की मरम्मत आदि की जरूरत पर रिपोर्ट भेजते हैं और स्कूल प्रबंधन समितियों यानी SMCs की बैठकें करवाते हैं। गोपनीय रिकॉर्ड का रख रखाव भी BRC स्तर पर इनकी जिम्मेदारी होती है। कुछ सीमित अवधि की मातृत्व या चाइल्ड केयर लीव भी ये स्वीकृत कर सकते हैं। लंबी छुट्टी के आवेदन DEO को भेजे जाते हैं। क्या ब्लॉक स्तर पर उप शिक्षा अधिकारी भी होते हैं? हाँ, कुछ ब्लॉकों में उप शिक्षा अधिकारी यानी डेप्यूटी एजुकेशन ऑफिसर भी होते हैं। उनका काम काफी हद तक BEO जैसा ही होता है, लेकिन अक्सर उनका फोकस विशेष रूप से प्रारंभिक शिक्षा पर ज्यादा रहता है, जैसे प्राथमिक स्कूलों में नामांकन और सुविधाओं की जांच, मिड डे मील का समन्वय, प्राथमिक स्कूलों की मान्यता के मामले देखना, प्राथमिक स्तर की परीक्षाएं करवाना, SSA लागू करवाना, प्राथमिक शिक्षकों की छुट्टी और तैनाती देखना, उनके सर्विस रिकॉर्ड मेंटेन करना, BRC से समन्वय रखना वगैरह। तो ये है उत्तराखंड शिक्षा विभाग की पूरी संरचना, ऊपर से नीचे तक। काफी विस्तृत है। इसे संक्षेप में देखें तो मुख्य बात क्या निकल कर आती है? हाँ, मुख्य बात यह है कि ये एक बहुत ही व्यवस्थित, पदानुक्रमित यानी हायरार्किकल ढांचा है। हर स्तर का अपना एक तय काम है। निदेशालय स्तर पर नीतियां बनती हैं और पूरी निगरानी होती है। मंडल स्तर पर समन्वय और कुछ हद तक निगरानी। जिला स्तर पर योजनाओं को जमीन पर उतारा जाता है और बारीकी से निगरानी रखी जाती है। और ब्लॉक स्तर पर बिल्कुल जमीनी काम होता है और स्कूलों का सीधा पर्यवेक्षण किया जाता है। और हर स्तर पर प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा के लिए अकादमिक और प्रशासनिक जिम्मेदारियां साफ साफ बंटी हुई हैं। इस ढांचे को समझने से ये पता चलता है कि सिस्टम कैसे काम करता है और इसमें किस तरह के चेक और बैलेंस रखे गए हैं। बिल्कुल, ये जटिल तो लगता है, पर शायद इतने बड़े राज्य में शिक्षा व्यवस्था चलाने के लिए ऐसा संगठित ढांचा जरूरी भी है। हाँ बिल्कुल, लेकिन इस पूरे ढांचे को समझने के बाद एक दिलचस्प सवाल मन में आता है। ये जो औपचारिक संरचना हमने अभी डिस्कस की, जो कागजों पर इतनी स्पष्ट दिखती है, ये अलग-अलग जिलों या ब्लॉकों की जो खास स्थानीय चुनौतियां होती हैं, यहाँ वहाँ जो नए प्रयोग मतलब इनोवेशंस हो रहे होते हैं, उनके साथ कितना तालमेल बिठा पाती है? क्या जमीन पर काम करवाने के लिए कुछ अनौपचारिक तरीके या आपसी सहयोग के नेटवर्क भी बनते हैं? और अगर बनते हैं तो वो इस आधिकारिक ढांचे के साथ कैसे इंटरैक्ट करते हैं, कैसे काम करते हैं? इसका जवाब शायद इन दस्तावेजों में ना मिले, पर असल में व्यवस्था कितनी प्रभावी है, ये जानने के लिए ये पहलू बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। ये वाकई सोचने वाली बात है कि कैसे कागजी योजना हकीकत में बदलती है और जमीनी सच्चाई से कैसे जुड़ती है। इस गहरी और विस्तृत चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।